नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बात आपने गौर की है कि प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। वो आंध्र प्रदेश में थे, आज वो केरल में हैं, फिर से आंध्र प्रदेश में आना है। और यही सब देखते देखते मैंने आंकड़ा निकाला। पिछले 3 महीने में 75 बार, जी हां 75 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर रहे हैं। क्या कोई गुप्त रणनीति है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और इसका असर क्या होगा? पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बात शुरू करते हैं तो आंकड़े के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019, दक्षिण भारत में 130 सीटें हैं। 39 सीटें तमिलनाडु में, 28 सीटें कर्नाटक में और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में और एक सीट लक्षद्वीप और पुडुचेरी में है। अब पिछली बार के जब मैं आंकड़े निकाल रहा था तो देख रहा था कि जो नेता शोर करते हैं दक्षिण भारत में भाजपा शून्य, दक्षिण भारत में भाजपा शून्य, तो आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली 29 सीटें और कांग्रेस को मिली 27 सीटें। अगर केरल जैसे राज्य को छोड़ दिया जाए जहां पे कांग्रेस ने एक मुश्त वोट हासिल किया था, तो बाकी के दक्षिण भारत राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले बहुत खराब थी। अब इस बार बीजेपी ने मिशन 50 रखा, यानी 29 सीटें वो 2019 में जीते थे और 50 सीटें इस बार जीतने का लक्ष्य है। और वो 50 सीटों को बकायदा नामकरण किया गया है कि कौन कौन सी सीट जीत सकते हैं। जैसे केरला में 2 सीट रखी गई है सिर्फ। एक है तिरुवनंतपुरम की सीट। 2014 के लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को मिले थे 35.09% वोट और 37% वोट लाकर शशि थरूर वहां से सांसद हो गए थे। यानी केरल के तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 2% वोटों का फासला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत हो गया घट के हो गया 33 और 41% वोट के साथ शशि थरूर जीत गए। इस बार बीजेपी को लगता है कि तिरुवनंतपुरम की सीट जीती जा सकती है। वो इसलिए कि पिछली बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत इसलिए बढ़ा था कि राहुल गांधी नया आए थे अमेठी से, वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे और पूरा कांग्रेस का जो संगठन था वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमटा था। तो जो मूल वोट थे उससे 4-5% बढ़ा था राहुल गांधी इंपैक्ट की वजह से। इस बार राहुल गांधी पुराने हैं और हो क्या रहा है, नरेंद्र मोदी अब नए हैं। वहां आपने पोंगल मनाते हुए नरेंद्र मोदी को देखा केरला में। आपने केरला के जो क्रिश्चियंस मिशनरीज हैं, जो भी फादर्स हैं, चर्चेज हैं, उनके जो भी फादर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिसमस मनाते देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप फिर से देख रहे हैं कि आज गुरुवायूर मंदिर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हफ्ते किसी न किसी प्रकार केरल के लोगों से संपर्क में है। 10-12 ईसाई संगठन है जिन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 2 सीट, मैंने एक तिरुवनंतपुरम के बारे में बताया, एक अल्लापूजा की सीट है। ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अल्लापूजा और तिरुवनंतपुरम, इन 2 सीटों को लेकर बीजेपी कंफर्म है कि अगर मेहनत की जाए तो 2+ हो सकता है केरला से। उसी तरह तमिलनाडु से बीजेपी के पास 0 सीट। 2014 में कन्याकुमारी की सीट बीजेपी ने जीती थी। इस बार कन्याकुमारी और रामेश्वरम सहित कुल 5 ऐसी सीटें टारगेट की गई है जहां से अगर नेताओं को तोड़कर खड़ा किया जाए या फिर बीजेपी वहां अगर पूरे दमखम के साथ लड़े तो 5 सीट का फायदा हो सकता है। और इस तरह तेलंगाना में, पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी के पास 4 सांसद हैं, इस बार 5 से 7, मतलब बहुत जो टारगेट है हवाई नहीं रखा गया है कि हम 1 सीट बढ़ा सकते हैं, 5 से 7 सीट जीतना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की नजर तेलुगु देशम पार्टी के कुछ नेताओं की ओर है, क्योंकि लगातार सत्ता से दूर रहने के बाद चंद्रबाबू नायडू को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के कुछ नेताओं में असंतोष है। तेलुगु देशम पार्टी के एक ऐसे ही नेता ने एक सवाल उठाया था। सवाल यह था कि जो वाईएस राजशेखर रेड्डी हैं वो ईसाई हैं, वो बालाजी तिरुपति मंदिर के ट्रस्टी कैसे हो सकते हैं, एक गैर हिंदू बालाजी तिरुपति मंदिर का ट्रस्टी कैसे हो सकता है। इस मुद्दे को वहां बहुत हवा मिली थी, तो उस नेता पर बीजेपी की नजर है।
बीजेपी ने 2 सीट, सिर्फ 2 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह झटका खाई है, पिछली बार 28 में से 25 सीटें जीती थी बीजेपी ने लोकसभा में। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस में गठबंधन हो चुका है, सारी बातें हो गई है। पिछली बार बीजेपी को लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट तो वो 35% इंटैक्ट रहा हर चुनाव के मुकाबले, जो पिछले विधानसभा चुनाव उसके बावजूद। लेकिन चूंकि जेडीएस का वोट जो था खास करके मुस्लिम, वो पूरी तरह कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गया, इसलिए कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। अब जेडीएस को बीजेपी ने अपनी ओर मिला लिया है और बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती रही है। 2009 से लेकर 2000 उसके बाद भी 14 में भी 19 में भी बीजेपी का कांस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव के बनिस्पत। तो इस वजह से बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक में बीजेपी पिछले बार के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। तो 29 सीटें जीत चुकी है। मैंने बताया कि 2 सीट केरल की, 5 सीट तमिलनाडु की, 2 सीट आंध्र प्रदेश की, 5 से 7 सीट तेलंगाना की जीतने का लक्ष्य रखा गया और पूरा संगठन मेहनत कर रहा है। अमित शाह वहां बार बार जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर वहां दौरा हो रहा है। इसके अलावा आरएसएस का संगठन एक्टिव है, अन्नामलाई जो हैं पदयात्रा कर रहे हैं। इन सब को लेकर एक माहौल है। और एक आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात, बीजेपी ने स्टडी किया है कि जब कोई बड़ा नेता उस क्षेत्र से उतरता है तो उसका एक इंपैक्ट होता है। गुजरात के रहने वाले मोदी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो वाराणसी के आसपास की सीटों पर असर होता है। बीजेपी के थिंक टैंक का कहना है कि भले ही बीजेपी का संगठन दक्षिण भारत में कमजोर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अच्छी है दक्षिण भारत में भी, और इसी छवि को भुनाया जा सकता है। इसलिए इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ तमिलनाडु की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए ये सारा वाराणसी तमिल संगम, सेंगोल की स्थापना, गुरुवायूर मंदिर, आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर में, उसके बाद बार बार प्रधानमंत्री का तमिलनाडु दौरा, ये सब उसी की कड़ी है कि किसी तरह प्रधानमंत्री नॉर्थ के जो माहौल है, राममय माहौल को दक्षिण भारत साथ साथ ले जाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री अगर दक्षिण भारत के किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या दक्षिण भारत के 4 राज्यों पे इसका असर होगा। पुडुचेरी और लक्षद्वीप की एक-एक सीट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्षद्वीप में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी गए, जिस तरह माहौल बना, लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था में उछाल आया, टूरिस्ट ज्यादा है, क्या लक्षद्वीप में बीजेपी जीत सकती है। तो हर सीट पर मेहनत की जा रही है, एक-एक सीट जोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तमिलनाडु के किसी सीट से लड़ते हैं, और जिस तरह उन्होंने पिछले 5-7 महीनों में, 1 साल में तमिलनाडु को लेकर बड़ा बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट, सेंगोल की स्थापना, तमिल ब्राह्मणों के साथ संवाद, वाराणसी तमिल संगम, ये सब करवाया है, इसका कुछ असर होगा क्या? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं कि बीजेपी 29 सीट से आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या 50 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, और कांग्रेस का क्या होगा जिसने पिछली बार 27 सीटें सिर्फ जीत हासिल की थी, सिर्फ 27 सीटें कांग्रेस को आई थी। अगर केरल में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह रिपीट नहीं हुआ और वहां लेफ्ट आई तो कांग्रेस की सीटें घटेंगी। कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा, इस बारे में भी अपनी राय जरूर रखें। दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? 75 सीटें जो रीजनल पार्टी के पास है, नेशनल पार्टियां उस सीट को वापस पाने के जुगाड़ में हैं, वो संभव हो सकेगा कि नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।